भारत अपने तीनों तरफ से महासमुद्र से घिरा हुआ है, जिसके समुद्र आदि काल से उसकी शक्ति रही है। वही समुद्र जिसकी लहरों ने कभी हमारे व्यापार, हमारी सभ्यता और हमारी समृद्धि को दुनिया तक पहुंचाया था, लेकिन वक्त के साथ वो लहरें थम गई थी। समुद्र के जरिए अलग अलग कॉलोनियल पास भारत आए। भारत एक पराधीन कॉलोनी बना, लेकिन अब वो लहरें अब फिर उठ रही है। आज हम बात करेंगे उस ब्लू रेवोल्यूशन की, जहां ब्लू इकोनॉमी, सागरमाला प्रोजेक्ट्स और मैरीटाइम पावर मिलकर एक नया भारत बना रहे हैं। एक ऐसा भारत जो फिर से अपने समुद्र की ओर लौट रहा है और अपनी खोई हुई समुद्र शक्ति को फिर से जगाने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, समुद्र केवल पानी का विशाल विस्तार नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी शक्ति और हमारी इकोनॉमी का भी प्रतीक देखा गया है। भारत की समुद्री शक्ति का इतिहास प्राचीन काल तक जाता है, जब सिंधु वैली सिविलाइजेशन के लोग मैरीटाइम ट्रेड और सेलिंग के प्रवीण में थे। संजीव सन्याल, जो एक भारतीय इकोनॉमिस्ट, राइटर, एनवायरमेंटलिस्ट और अर्बन थ्योरिस्ट हैं, जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। हाल ही में उनके द्वारा एक स्टेज्ड शिप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जो हमारी खोई हुई सागर परंपरा को याद दिलाता है और ये मैसेज देता है कि भारत फिर से समुद्र की ओर ताक रहा है। वही आज मोदी सरकार की ब्लू इकोनॉमी और सागरमाला प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत की 11,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन आर्थिक विकास और ग्लोबल ट्रेड में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं, देश की स्वतंत्रता से पहले भारत एक मेरीन पावर के नाम से जाना जाता था और इसका प्रूफ केवल कुछ ऐतिहासिक घटनाओं या पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रैटेजिक पावर की नींव हमेशा से बनाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन भारत के वेरियस एम्पायर्स तक समुद्र हमेशा हमारी सिविलाइजेशन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। उदाहरण के तौर पर गुजरात के लोथल में पाए गए प्राचीन ड्राई डॉक्स और पोर्ट इस बात की साक्षी हैं कि भारत ने 2500 BC तक ही मैरीटाइम ट्रेड और जहाज निर्माण की डेवलप कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कर ली थी, जहां केवल माल ढुलाई ही नहीं, बल्कि भारत के जहाज और नाविक पूरे हिंद महासागर के मार्गों में फैले हुए थे, जिससे न केवल कमर्शियल रिलेशंस मजबूत हुए, बल्कि भारत की कल्चरल एंड पॉलिटिक्स पहुंच भी दूर दूर तक फैली थी। वही दक्षिण भारत के चोल, पांड्या और चेरा किंगडम्स की बात करें तो उन्होंने समुद्र का इस्तेमाल केवल व्यापार के लिए नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक और कल्चरल एक्सपेंशन के लिए भी किया था। और वहीं 11वीं सदी में राजेंद्र चोल के अभियान साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल ट्रेडिंग कॉलोनीज एस्टैब्लिश किए, बल्कि भारतीय संस्कृति, धर्म और कलाओं को स्प्रेड भी किया था। 17वीं सदी में जब देश विदेशी ताकतें भारत की कोस्टलाइन की ओर बढ़ रही थी, तब शिवाजी महाराज ने भारतीय समुद्र शक्ति को एक नया जीवन दिया था। दोस्तों, आपको बता दो, शिवाजी महाराज की अपनी खुद की नौसेना थी, मराठा नेवी, जिसमें घड़ियाल, गरुड़, पल जैसे बैटलशिप शामिल थे। गुजरात, कोची, मछलीपट्टनम और सूरत जैसे पोर्ट से भारत का ट्रेड अरब, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था। शिवाजी महाराज ने वेस्ट कोस्ट पर मजबूत नौसेना का फॉर्मेशन किया हुआ था, जो सी फोर्ट्स जैसे सिंधु दुर्ग और विजय दुर्ग से ऑपरेट होती थी। उसके बाद शिवाजी महाराज की नौसेना ने विदेश जहाजी को चुनौती दी थी और अपने कोस्टल ट्रेड को सुरक्षित रखा था। उनके कमांडर इन चीफ कन्हौजी आगरे ने अंग्रेज और पोर्चुगीज नेवी को कई बार युद्ध में हार दिलाई थी, जो साफ तौर पर यह दिखाता है कि भारत न केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी इंडिपेंडेंस और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस बनाए रखा था। और इसके साथ ही इंडियन मर्चेंट नेवी और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ने भारतीय व्यापारियों को हिंद महासागर, अरब, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचाया था। अब भारतीय मसाले, कपड़ा, धातुएं इस दौरान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, लेकिन ये मैरीटाइम डोमिनेंस हमेशा परमानेंट नहीं रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में कॉलोनियल शासन ने इंडियन सी रूट्स, पोर्ट्स और येचिंग इंडस्ट्री को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उन्होंने भारतीय मर्चेंट जहाज़ों को विदेशी व्यापार में सीमित भागीदारी दी और इंडियन नेवल पावर को कमजोर कर दिया था। एज अ रिजल्ट, भारत ने अपनी फ्रीडम ऑफ द सी और ग्लोबल ट्रेड में डोमिनेंस खो दिया था। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत पर ब्रिटिश शासन की सफलता का एक बड़ा कारण हमारे समुद्री शक्ति का इंटरवेंशन और कंट्रोल था। इन शॉर्ट, स्वतंत्रता से पहले भारत केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि समुद्र में भी एक महान शक्ति था।
हमारे जहाज, नौसैनिक कमांडर, पोर्ट्स और बिजनेस नेटवर्क इस बात का प्रूफ है कि भारत ने सदियों तक समुद्र का इस्तेमाल अपने इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट के लिए किया था। शिवाजी महाराज और उनके उत्तराधिकारियों की नौसेना इस महानता का प्रतीक है। फिर उसके बाद एक ऐसा दौर देखने को मिला जिसने भारत की समुद्री आत्मा को तोड़ दिया था, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। जी हाँ दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के कोस्टल इलाकों पर कंट्रोल कर रही थी, तब उन्होंने 18वीं और 19वीं सदी में कई मैरीटाइम एक्ट्स लागू किए थे। इनमें सबसे प्रमुख था इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1859 और इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1889, जिनका मकसद भारत के मैरीटाइम ट्रेड को ब्रिटिश एम्पायर के अंडर लाना था। इन कानूनों ने भारतीय जहाज मालिकों, नाविकों और शिप बिल्डर्स की कमर तोड़ कर रख दी थी। जहां भारतीय जहाज़ों पर भारी टैक्स लगाए गए थे, ब्रिटिश जहाज़ों को ट्रेड में प्राथमिकता दी गई और भारतीय समुद्री मार्गों पर नेविगेशन मोनोपोली ब्रिटिशों ने अपने लिए बना ली थी। यहाँ तक कि भारतीय नाविकों को लश्कर कहा जाता था। लश्कर का अर्थ सेना या सैनिकों का समूह होता है, जहाँ ब्रिटिश जहाज़ों पर चीप लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ तोपों और युद्ध की नहीं थी, ये कहानी कानूनों की थी जिन्होंने भारत की समुद्री ताकत को जंजीरों में जकड़ दिया था। सबसे पहले आया इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1826, जिसने ब्रिटिश शासन को भारत के कोस्टल एरियाज और पोर्ट्स पर पूरा नियंत्रण दे दिया था। इस कानून से पहले भारत के बंदरगाह स्थानीय व्यापारिक गिल्ड्स और समुद्री समुदाय द्वारा संचालित होते थे, लेकिन अब हर जहाज के आने जाने, हर ट्रेडिंग गुड्स और हर शुल्क का अधिकार ब्रिटिश पोर्ट कमिश्नर को मिल गया। यही वह पहला कदम था जिसने भारत की कोस्टल ऑटोनॉमी छीन ली थी। फिर आया इंडियन मैरीन एक्ट 1838, जिसने भारतीय समुद्रों में किसी भी जहाज को चलाने के लिए ब्रिटिश लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया था, जिस कारण कोई भी भारतीय व्यापारी बिना ब्रिटिश अनुमति समुद्र में नहीं उतर सकता था। ये ऐसा था जैसे अपने ही घर के समुद्र में जाने के लिए विदेशी हुक्म लेना पड़े। ब्रिटिश नौसेना को ये अधिकार मिल गया था कि वे किसी भी भारतीय जहाज को रोक सकते थे, जांच सकते थे और जरूरत पड़ने पर जब्त भी कर सकते थे। इसके कुछ साल बाद इंडियन रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप एक्ट 1841 लागू किया गया, जिसने भारत के इंडिजीनियस जहाज़ों को लगभग गैर कानूनी बना दिया था। इसमें केवल वही जहाज वैध माने जाते थे जो ब्रिटिश रजिस्ट्री में दर्ज हो। अब भारतीय व्यापारी जो अपने जहाज खुद बनाते थे, उन्हें इंफीरियर कहकर खारिज कर दिया गया था। एज अ रिजल्ट सूरत, कोलकाता और विशाखापट्टनम जैसे पोर्ट्स की जहाज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ढहने लगी थी और भारत की प्रसिद्ध टीक वुड शिप बिल्डिंग ट्रेडिशन धीरे धीरे मिट गई थी। इसके बाद आया सबसे निर्णायक कानून मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1859, जिसने भारत के समुद्री व्यापार पर ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर दिया था। अब इस कानून ने ब्रिटिश फ्लैग शिप्स को मोनोपोली दे दी थी कि कोई भी बड़ा व्यापार, चाहे वह यूरोप से हो या एशिया से, अब केवल ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से हो सकता था। अब भारतीय नाविकों को लश्कर नाम देकर चीप लेबर बना दिया गया था और ये वही लोग थे जो पहले सी किंगडम के कप्तान हुआ करते थे। और इस कानून ने भारत की समुद्री आत्मा को जैसे एकदम कुचल ही दिया था। कुछ दशकों बाद इंडियन पोर्ट्स 1889 आया, जो पुराने 1826 वाले कानून का अपडेटेड वर्जन था। इसने ब्रिटिश अपॉइंटेड पोर्ट कमिश्नर्स को लगभग पूर्ण शक्ति दी थी कि हर पोर्ट का मैनेजमेंट, हर कार्गो का रिकॉर्ड और हर टैक्स और शिप मूवमेंट अब ब्रिटिश प्रशासन के अंडर था। भारतीय बंदरगाह अब व्यापार के नहीं, ब्रिटिश रेवेन्यू के केंद्र बन गए थे। इससे कोस्टल कम्युनिटीज जैसे कोठी, बोटमैन और लोकल ट्रेडर्स की आजीविका पूरी तरह छिन गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिशों ने एक कानून लाया था, इंडियन लाइट हाउस एक्ट 1927। इसे सुरक्षा कानून की तरह पेश किया गया, लेकिन असल में ये एक आर्थिक ट्रैप था। लाइट हाउस के रखरखाव के नाम पर भारतीय व्यापारियों और जहाज मालिकों पर भारी नेविगेशन टैक्स लगाया गया, जिससे ब्रिटिश शिपिंग कंपनीज को सीधा लाभ मिलता था। और आखिर में आया इंडियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1923, जिसे 1939 में मॉडिफाइड किया गया। और ये कानून औपनिवेशिक शासन का आखिरी बड़ा मैरिटाइम रेगुलेशन था। इस कानून ने कहा था कि भारतीय जहाज ब्रिटिश रजिस्ट्री के अंडर ही रहेंगे, यानी भारत अपनी खुद की मर्चेंट नेवी तक स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकता था।
इस कानून ने भारत के समुद्री व्यापार में इंडिजीनियस पार्टिसिपेशन को लगभग समाप्त ही कर दिया था। अब इन सभी कानूनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि भारत, जो कभी मैरीटाइम सुपर पावर था, 20वीं सदी की शुरुआत तक केवल एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया था। हमारे कोस्टल एरियाज का गौरव, हमारे जहाज निर्माण की परंपरा और हमारी समुद्री संस्कृति तब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के नीचे दब कर रह गई थी, जिस कारण काफी हद तक भारत को बहुत लॉस हुआ था। दोस्तों, ये तो था इतिहास, लेकिन शायद अब इस इतिहास को खत्म करने की बारी आ गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्लू इकोनॉमी, सागरमाला प्रोजेक्ट और मैरीटाइम विजन 2030 की बात करते हैं। तो असल में वो इन्हीं सदियों पुराने कॉलोनियल मैरीटाइम लॉस की जंजीरों को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ विकास नहीं है, ये भारत के समुद्र की पुनर्प्राप्ति, रिक्लेमिंग द सीज की प्रक्रिया है। चलिए जानते हैं ब्लू इकोनॉमी, सागरमाला प्रोजेक्ट और मैरीटाइम विजन के बारे में। सागरमाला प्रोजेक्ट जो 2015 में लॉन्च हुआ, इसका उद्देश्य भारत के 7500 किलोमीटर लंबे कोस्टल इलाकों को आर्थिक ग्रोथ कॉरिडोर में बदलना है। इसके तहत अब तक 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स या तो पूरे हो चुके हैं और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनकी कुल लागत 8 लाख करोड़ से अधिक है। इसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कोस्टल कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवेज और स्मार्ट पोर्ट सिटीज जैसे कदम शामिल हैं। जहां कभी ब्रिटिश कानूनों ने भारत के पोर्ट्स को कॉलोनियल एक्सपोर्ट सेंटर्स बना दिया था, वहीं आज मोदी सरकार उन्हें इकोनॉमिक हब्स में बदल रही है। उदाहरण के तौर पर मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोची जैसे पोर्ट अब सिर्फ ट्रेड सेंटर्स नहीं होंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स और लॉजिस्टिक पावर हाउस के तौर पर उभरकर सामने आएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इसी विजन से जुड़ा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मछली पकड़ने या शिपिंग तक सीमित नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसमें ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी, डीप सी माइनिंग, कोस्टल टूरिज्म, डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी और ओशन बायोटेक जैसे क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है। भारत इस दिशा में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 लाइफ बिलो वाटर के साथ तालमेल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके तहत सरकार ने नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च और डीप ओशन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, ताकि भारत का समुद्री इकोसिस्टम सस्टेनेबल ग्रोथ का हिस्सा बन सके। और यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। संजीव सान्याल, जो आर्थिक नीति में एक प्रमुख नाम है और वर्तमान में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य हैं, उन्होंने खुद मैरीटाइम हेरिटेज और शिप बिल्डिंग रिवाइवल को एक मिशन की तरह लिया है। उनकी पहल के तहत भारत ने पारंपरिक शिप बिल्डिंग क्राफ्ट्स को फिर से रिवाइव करना शुरू किया है, जिसे पुराने वुडन डॉक यार्ड्स और ट्रेडिशनल कोस्टल बोट मेकिंग टेक्निक्स। ये कदम कोई सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ये उस इतिहास को पुनर्जीवित करने की कोशिश है जहां भारत के पास अपनी खुद की जहाज निर्माण शक्ति थी। अब भारत न सिर्फ अपने जहाज बना रहा है, बल्कि शिप रिपेयर हब्स और ग्रीन पोर्ट्स भी विकसित कर रहा है। कोची शिपयार्ड, मैगेजॉन डॉक और लार्सेन टुब्रो शिप बिल्डिंग जैसी भारतीय कंपनियां आज ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और कई देश भारत से जहाज खरीदने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। ये वही बदलाव है जो ब्रिटिश कानूनों के दौर में लगभग असंभव देखा जाता था। दोस्तों, भारत ने अप्रैल 2025 में अपनी कोस्टलाइन की लंबाई को आधिकारिक रूप से 11,098 किलोमीटर घोषित किया। ये 1970 के दशक के 7,516 किलोमीटर से लगभग 48% अधिक है। ये केवल एक आंकड़ा सुधार नहीं है, बल्कि भारत की मैरीटाइम रणनीति में बड़े बदलाव की एक झलक है। यानी कि अब भारत दुनिया के समुद्री श्रमिकों का लगभग 12% हिस्सा देता है, लेकिन उसकी खुद की शिपिंग क्षमता केवल 1.2% है और उसके जहाज विदेशी झंडे तले चलते हैं। इसके अलावा भारत के घरेलू शिप बिल्डिंग मार्केट हिस्सेदारी लगभग 0.07% है और देश के पोर्ट्स दुनिया की कुल कंटेनर मूवमेंट का केवल 2.5% संभालते हैं। इन सब कारणों से भारत अपनी समुद्री ट्रेड पर विदेशी शिपिंग लाइनों पर लगभग 80% सी फ्राइट खर्च कर चुका है, जो ऑयल इंपोर्ट बिल के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च देखा गया है। लेकिन अब बदलाव हो रहा है। मोदी सरकार ने इस वर्ष 5 नए मैरीटाइम बिल्स पास किए हैं, जिनमें से एक पुराने ब्रिटिश एरा कानूनों को बदलते हैं, जैसे कि इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 1856 को बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 2024 से बदलना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो लिटिगेशन रिस्क घटाएगा और ट्रेड प्रोसेस को ईजी करेगा। सबसे पहले बड़ा सुधार बिल्स ऑफ लीडिंग बिल 2025 है, जिसने इंडियन बिल्स ऑफ लीडिंग एक्ट 1856 को रिप्लेस किया।
ये कानून व्यापारिक दस्तावेजों को इजी बनाता है ताकि माल भेजने, प्राप्त करने और दावे दर्ज करने की प्रक्रिया आधुनिक और डिजिटाइज्ड हो। पहले के कानून में कानूनी उलझनें और पेचदंगियां थी, जिससे कई बार विदेशी शिपिंग कंपनियों की लाभ और भारतीय व्यापारियों को हानि होती थी। अब ये बिल लिजिटेशन रिस्क घटाकर व्यापार को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग लाता है। दूसरा, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024 पुराने 1925 एक्ट की जगह लेकर ब्रिटिश युग की पाबंदियों को खत्म करेगा। ये बिल हेग-विज़बार रूल्स को अपनाकर भारत के समुद्री ट्रेड को वर्ल्ड वाइड मानकों से जोड़ता है, जिससे शिपिंग विवादों का समाधान आसान और ट्रांसपेरेंट होगा। मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 ने 1958 एक्ट को बदलते हुए नौसैनिक सुरक्षा, जहाज रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण नियंत्रण और नाविकों के अधिकारों को मजबूत किया है। इससे भारत एक जिम्मेदार और मानवीय मैरीटाइम पावर के रूप में उभर रहा है। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 ने 1900 एक्ट को हटाकर राज्यों को बंदरगाहों के विकास से अधिक शक्ति दी है। इससे छोटे और बड़े पोर्ट्स को संवादित विकास होगा और सागरमाला व पीएम गति शक्ति जैसी योजनाओं को गति मिलेगी। कोस्टल शिपिंग बिल 2025 तटीय व्यापार को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि लॉजिस्टिक्स लागत घटे, सड़क रेल ट्रैफिक कम हो और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। ये भारत की ब्लू इकोनॉमी का मजबूत आधार बनेगा। इन सभी सुधारों का उद्देश्य भारत को फिर से एक आत्मनिर्भर मैरीटाइम पावर बनाना है, जहां समुद्र सिर्फ सीमाएं नहीं बल्कि विकास का इंजन बने। नीति विशेषज्ञ संजीव सान्याल की सलाह से शिप बिल्डिंग और कोस्टल हेरिटेज को फिर से जीवंत किया जा रहा है। अब भारत हर एक दिशा में विकसित होता नजर आ रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।